अच्छा, हमारा कॉस्ट चल रहा था लास्ट वाली क्लास में, तो हम कॉस्ट के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रहे थे। एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया था सॉल्व करने के लिए, तुम लोगों ने ट्राई किया, कंप्लीट किया क्वेश्चन? पक्का सबने? दोनों साल की कॉस्ट बना ली, 22-23 की। अच्छा है ना? अगर तुम लोगों ने, मेरे को लगता नहीं तुम्हारी सही बनी होगी, फिर भी सबने बना ली है ना दोनों साल की कॉस्ट, 2022 की 2023 की। एक बार है ना आंसर मैच कर लो, क्योंकि मैंने आज वाली क्लास में सॉल्व किया था, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। अरे बातें मत करो भाई, बातें प्लीज, बातें मत करो। अच्छा है ना, देखो क्वेश्चन मैं तुम्हें यहां पर दिखा रहा हूं एक बार, मेरे को तुम इसका आंसर आंसर बता देना। तो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ था, दिसंबर 23 एग्जाम में आया हुआ था, सेकंड क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, आगे बढ़े उससे पहले एक बात बताओ, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लो कि फ्लोर मिल है तुम्हारे, ठीक है, फ्लोर मिल है तुम्हारी, एक शॉप है, फ्लोर मिल लगा रखी है तुमने। मिलिंग मिलिंग मशीन्स ऐसी मशीन्स होती है जो क्रश करने का काम करती है, जैसे फ्लोर मिल क्रश करती है वीट को, वीट ग्रेन्यूल्स, गेहूं को क्रश करने का काम करती है, तो तुमने एक फ्लोर मिल लगा रखी है। अच्छा उस पे है ना 100 घंटे, यानी अगर तुम 100 किलोग्राम वीट डालते हो, 100 किलोग्राम गेहूं डालते हो, तो उस मशीन को 4 घंटे काम करना पड़ता है फॉर एग्जाम्पल। अगर तुम उस पर 200 किलोग्राम गेहूं डालोगे, तो उस मशीन को अभी भी 4 घंटे करना पड़ेगा, या अभी उसका टाइमिंग बढ़ जाएगा, मशीन ज्यादा टाइम काम करना स्टार्ट कर देंगे? कितना टाइम काम करेंगे मशीन? अभी डबल हो जाएगा, लगभग 8 घंटे काम करना स्टार्ट कर देगी। अच्छा मान लो तुमने 150 किलोग्राम का इनपुट डाला है, उसके अंदर वीट डाला है, तो मशीन 6 घंटे काम करना स्टार्ट कर देगी। तो यानी इसका मतलब है कि मशीन की रनिंग आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। मशीन की रनिंग जो है, हम आउटपुट ज्यादा करेंगे या कम करेंगे उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन तुम लोगों ने कर लिया है वैसा सॉल्व, तुम बता रहे हो, लेकिन फिर भी एक बार देख लो, क्योंकि तुमने सेकंड वाला पार्ट, मैं एक बार चाहता हूं कि तुम मैच कर लो, ताकि तुम भी देख लो कि सही सॉल्व किया या नहीं किया। तो फर्स्ट वाले पार्ट में बोल रहा था कि आउटपुट आ रहा है हमारा 200 यूनिट्स का, 200 यूनिट्स का आउटपुट आ रहा है, और रिकॉर्डिंग चल रही है। एक मिनट रुको, रिकॉर्डिंग बिल्कुल चल रही है। तो 200 यूनिट्स का आउटपुट दिया हमने। अच्छा 200 यूनिट रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ 12 लाख रुपए का। एक बात बताओ, अगर आउटपुट बढ़ा दोगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा ना? ठीक है, आउटपुट बढ़ाओगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगा। अच्छा, वेजेस भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएगी, और ये मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब फैक्ट्री, फैक्ट्री में मशीन चल रही है, तो पहले मशीन चलने पे 7.5 लाख रुपए खर्च हो रहे थे, अगर हम अपना आउटपुट बढ़ा देंगे तो मशीनें भी ज्यादा चलना स्टार्ट हो जाएगी, तो उसी रेट में हमारा मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस भी इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए क्वेश्चन में जो 2022 का, क्योंकि ये वाला जो डेटा है ना ये 2022 का डेटा है, तो 2022 के लिए हम कॉस्ट शीट बना लेते हैं सबसे पहले। तो 2022 के लिए तुमने जब कॉस्ट शीट बनाई होगी, तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल लिखा होगा। डायरेक्ट मटेरियल आया है हमारा 12 लाख रुपए का, डायरेक्ट मटेरियल आया है हमारा 12 लाख रुपए का, ठीक है। अच्छा उसके अलावा डायरेक्ट वेजेस आ गई 18 लाख रुपए की, डायरेक्ट वेजेस आ गई 18 लाख रुपए की, और हमारी इन दोनों को ऐड करने पर आ जाती है प्राइम कॉस्ट,
तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी 30 लाख रुपए की। ठीक है, ये 2022 की बात कर रहा हूं मैं, 2022 का ऐसे ही रफ बना रहा हूं, फिर 2023 का थोड़ा ठीक बना दूंगा। अच्छा, उसके बाद हमारी मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस कितने हैं? 7,50,000 के। तो ये सिंपली हम इनको ऐड करते हुए चलेंगे और कुछ नहीं इसके अंदर 2022 के अंदर। अच्छा, उसके अलावा मैनेजमेंट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। इसके बाद मैनेजमेंट एक्सपेंसेस आ जाएंगे हमारे 9 लाख रुपए के। ठीक है, उसके बाद हमारे आ जाएंगे जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस आ जाएंगे 3 लाख रुपए के। उसके बाद हमारे आ जाएंगे रेट रेंट टैक्सेस, ये आ जाएगा हमारे 1,50,000 का। और एक हमारा आ जाएगा सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे हमारे 4.5 लाख रुपए के। तो हमारी इन सबको अभी पहले हमने डायरेक्ट कॉस्ट ऐड कर दी थी, ये सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट ऐड हो गई, तो ये कितनी हो रही है टोटल? 55,50,000 रुपए। ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसमें हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे। प्रॉफिट दिया हुआ है 4.5 लाख रुपए का। प्रॉफिट दिया हुआ है 4.5 लाख रुपए का, तो हमारी सेल्स आ जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन में 60 लाख रुपए की हमारी सेल्स दी है। तो ये वाला तो काम कंप्लीट है। अगर तुम इसको पर यूनिट निकालना चाहोगे तो पर यूनिट सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी निकाल सकते हो तुम। डिवाइड बाय 200 कर दोगे, डिवाइड बाय 200 कर दोगे तो ये 30,000 हो जाएगी हमारी। ये पहली कॉस्ट शीट बनेगी, सबसे पहली ये वाली कॉस्ट शीट बनेगी। ठीक है, तो तुमने सबने बना ली, 30,000 आ रहा है। अच्छा, अब दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट जो सेकंड कॉस्ट शीट बनेगी ना, वो 2023 के लिए बनने वाली है। अच्छा, 2023 में आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, आउटपुट इंक्रीज होगा तो मटेरियल की कॉस्ट भी बढ़ेगी उसी प्रपोर्शन में। ठीक है, उसके अलावा वेजेस भी बढ़ जाएंगे और उसके अलावा हमारी मशीन्स भी ज्यादा काम करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए स्टार्ट कर रहे हैं हम नेक्स्ट पार्ट 2023 वाला। ठीक है, जो हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं अभी, कॉस्ट शीट बनाएंगे 2023 के लिए और 2023। एक एंट्री आ जाएगी पर्टिकुलर्स की और एक एंट्री आ जाएगी अमाउंट की। अच्छा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना एंट्रीज। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल पर्टिकुलर्स में, डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल देखना, हमें बनानी है 300 यूनिट्स। हमें बनानी है यहां पर 300 यूनिट्स, 300 यूनिट्स बनानी है। पहले हमारा डायरेक्ट मटेरियल एक यूनिट पर कितने रुपए का लग रहा था? अगर तुम एक यूनिट पर निकालोगे तो एक यूनिट पर निकालोगे तो इसको डिवाइडेड बाय 200 कर दोगे तो 6,000 रुपए का डायरेक्ट मटेरियल लग रहा था। अभी 300 यूनिट्स पर बनाओगे तो 6,000 का तो लगेगा ही लगेगा। और साथ में क्वेश्चन ये भी बोल रहा है कि डायरेक्ट मटेरियल है ना, वो 25% इंक्रीज हो जाएगी उसकी प्राइस। तो देखो सुनो, 6,000 रुपए पर यूनिट तो लगेगा ही लगेगा, इंटू 25% इंक्रीज को अपन लिखते हैं 125/100। तो ये कितना हो जाएगा अपना? 7, यानी 7,50,000 पर यूनिट, नहीं टोटल कर दो, इंटू 300 यूनिट्स, 22,50,000 हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, वेजेस पर यूनिट कितनी आएगी जब हम निकालेंगे? तो 9,000 आएगी, 200 यूनिट के हिसाब से 9,000 हो जाएगी। अच्छा, वेजेस भी है ना 10% इंक्रीज हो रही है, तो वेजेस अगर 10% इंक्रीज हो रही है तो यहां पर हम इसको कर देंगे डायरेक्ट वेजेस। 300 यूनिट्स के लिए निकालनी है अपने को, तो 300 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 9,000 पर यूनिट और मल्टीप्लाई बाय 10% इंक्रीज हो रही है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 70,000। अच्छा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 52,20,000। ये हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई 52,20,000। यहां तक कोई दिक्कत? प्राइम कॉस्ट तक नहीं? 2022 में 200 यूनिट्स के लिए क्यों? क्यों बताओ, क्यों कर रहे थे 200 यूनिट्स के लिए?
बताओ क्यों कर रहे थे हम 200 यूनिट्स? क्वेश्चन में नहीं था? नहीं, हमने कोई अज्यूम नहीं किया था, क्वेश्चन में था। ठीक है, तुम हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन करते हो क्या? प्राइम कॉस्ट, तुम ध्यान नहीं देते, तुम कहीं और खोए रहते हो। ऊपर देखो, ये लिखा हुआ है आउटपुट 200 यूनिट्स का। ठीक है, सॉरी, अभी 300 यूनिट्स का आउटपुट दे रहे हैं हम नेक्स्ट वाले पार्ट में, तो इसलिए हम 300 यूज कर रहे हैं वहां पर। चलो, तो प्राइम कॉस्ट आ गई। अभी देखो क्वेश्चन में है ना एक इंपॉर्टेंट लाइन है, और वो ये इंपॉर्टेंट लाइन ये है, ध्यान से समझना। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस इंक्रीज होंगे। अच्छा, उसी प्रपोर्शन में इंक्रीज होंगे जिसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल और वेजेस इंक्रीज हुआ है, कंबाइंड। अच्छा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल और वेजेस कंबाइंड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट, क्वेश्चन ये बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस उसी परसेंटेज में इंक्रीज होगा, क्योंकि प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी एक ही टर्म होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस उतना ही परसेंट इंक्रीज होगा जितना हमारी प्राइम कॉस्ट इंक्रीज हुई है, उतना ही इंक्रीज होगा मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस। इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक वर्किंग नोट। ठीक है, कल किया था लेकिन एक बार और, हमने कल जब किया था तो इसमें 16% आया था। अच्छा, वो देखो कैसे आया था। फॉर 2022, फॉर 2022 हमारी प्राइम कॉस्ट कितनी थी? प्राइम कॉस्ट थी 30 लाख रुपए, और हमने यूनिट्स कितनी बनाई थी? 200 यूनिट्स बनाई थी। तो हमारी पर यूनिट प्राइम कॉस्ट कितनी निकल कर आई थी? 15,000 रुपए पर यूनिट हमारी प्राइम कॉस्ट निकल कर आई थी। ठीक है, अच्छा, फॉर 2023 हमारी प्राइम कॉस्ट आई है 52,20,000। कितनी यूनिट्स के लिए? 300 यूनिट्स के लिए आई है ये। और अगर हम इसको पर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं ना कि हमारी प्राइम कॉस्ट है ना पहले से ज्यादा इंक्रीज हुई है, पहले से ज्यादा इंक्रीज हुई है, लेकिन कितना परसेंट इंक्रीज हुई है? तो हम नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट, परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट इन प्राइम कॉस्ट। अच्छा देखो, 2400 रुपए इंक्रीज हुए हैं किस पर? 15,000 रुपए से। 15,000 रुपए से 2400 रुपए इंक्रीज हो गए, तो प्राइम कॉस्ट कितना इंक्रीज हुई है? सॉरी, 16 रुपए इंक्रीज हुई है, सॉरी 16%। ये काम ही नहीं कर रहा। ठीक है, अभी हो गया, 16% इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो क्वेश्चन ये बोल रहा था कि हमारी प्राइम कॉस्ट में जितना इंक्रीमेंट हुआ है ना उतना ही इंक्रीमेंट होगा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में भी। ठीक है, तो हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस, अच्छा नहीं, पर यूनिट, पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस पर यूनिट काउंट होंगे या नहीं होंगे? अगर तुम 100 यूनिट बनाते हो, अभी मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, तुम्हारी मशीन 2 घंटे यूज हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब बेसिकली मशीन यूज कर रहे हैं। अगर 100 यूनिट बनाने पर 2 घंटे यूज हो रही है, तो 200 यूनिट बनाने पर 4 घंटे यूज होना स्टार्ट हो जाएगी मशीन। ठीक है, तो पर यूनिट निकलेगा, इसमें कैलकुलेशन होगी। तो पर यूनिट कैसे निकालेंगे? 7,50,000 डिवाइडेड बाय 200, तो हमारी कितनी आई है मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस? अच्छा, तो देखो कैसे निकालेंगे, 300 यूनिट्स, और कितनी आई है ये? 3750। अच्छा, क्या ये इंक्रीज होने वाला है? कितना इंक्रीज होने वाला है? 116%, तो 116 अपॉन 100 कितना हो जाएगा ये? 13,05,000 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अब देखो मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस के बाद क्या बोल रहा है, सेलिंग एक्सपेंसेस विल रिमेन अनचेंज पर यूनिट। सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट चेंज नहीं होंगे। बाकी जो बचे हुए एक्सपेंसेस है ना,
उन पर है ना राइज ऑफ आउटपुट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी रेंट उतना ही लगेगा, मैनेजमेंट उतना ही लेगा, जनरल एक्सपेंसेस उतना ही लगेंगे जितना पहले लग रहे थे। जैसे पहले 9 लाख 3 लाख और 1.5 लाख रुपए लग रहे थे ना, अभी भी उतना ही लगेंगे। तो अभी सिंपली मैनेजमेंट एक्सपेंसेस आ जाएंगे हमारे 9 लाख रुपए, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस आ जाएंगे 9 लाख। अच्छा, उसके अलावा जनरल एक्सपेंसेस कितने थे? जनरल एक्सपेंसेस और एक हमारे थे 1.5 लाख रुपए के रेंट, रेंट रेट टैक्सेस, रेंट रेट टैक्सेस थे हमारे 1.5 लाख रुपए के। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा था कि सेलिंग एक्सपेंसेस है ना पर यूनिट उतना ही रहेगा। ठीक है, तो पर यूनिट हमें निकालना पड़ेगा पहले सेलिंग एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एक्सपेंसेस पहले टोटल कितने थे? 4,50,000। 200 यूनिट्स के लिए अगर कैलकुलेट करोगे तो 200 यूनिट्स के लिए कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो अगर हम इसको सेलिंग एक्सपेंसेस यहां पर लिखेंगे तो सेलिंग एक्सपेंसेस देखो ऐसा आ जाएगा 300 यूनिट्स और कितना आ रहा है ये पर यूनिट? 2250 इनटू उतना ही रहेगा ना, तो या तो 100% लिख दो या कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, उतना ही रहने वाला है। तो ये कितना हो जाएगा? 6,75,000 और ये सब ऐड कर दोगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी 85,50,000 हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अच्छा, किसी को भी कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम है तो पूछ लो एक बार। किसी को भी कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम है तो पूछ लो। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद में नेक्स्ट जो एंट्री होगी अपनी प्रॉफिट की, वो बोल रहा है प्रॉफिट चाहिए 20%, प्रॉफिट चाहिए 20%। तो तुम लोग वर्किंग नोट बनेगा इसका भी वही तरीका रहेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, वही वाला तरीका रहेगा। अच्छा, कॉस्टिंग की क्लास थी ना, ओएम की तो नहीं थी ना? ठीक है फिर, ठीक है ठीक है। अच्छा, तो हम प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आया प्रॉफिट? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 0.8 कर दो ना इसको। प्रॉफिट हमें 20% चाहिए तो डिवाइड बाय 0.8 करो, सेल्स आएगा पहले तो। नहीं, हाँ हाँ ठीक है, कॉस्ट का 25%। ऐसे तुम ऐसे मत बोला करो, फिर कंफ्यूजन होता है। क्या आ रहा है? 213 अच्छा 21 लाख आ रहा है, 37,500 और सेल्स हमारी कितनी आ जाएगी? 1,06,06। अच्छा, हमसे सेलिंग प्राइस भी पूछ रहा है क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी पूछ रहा है हमसे। तो डिवाइडेड बाय 300 से डिवाइड कर देंगे इसको, 35,625, 35,625। ये रेस नहीं होगा। थर्टी फाइव सिक्स ट्वेंटी फाइव ये हमारी सेलिंग प्राइस आ गई। अच्छा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालने के लिए हमने 106,87,500 को डिवाइड किया नंबर ऑफ यूनिट्स 300 से, हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी आ गई। अच्छा, जिन्होंने भी सॉल्व किया सबका सेम आंसर आ रहा था 35,625। ठीक है, तो हमारी ये कॉस्ट शीट कंप्लीट है और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी कंप्लीट है। अच्छा, मॉड्यूल में एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन, अरे सुन लो, बाद में करना बात है।
एग्जाम्पल नंबर 9 तो कर लिया था ना कल। ये रहा लास्ट क्वेश्चन है, केस स्टडी क्वेश्चन दिया हुआ है और कॉस्ट शीट का लास्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 56 पर। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 56 पर। लास्ट क्वेश्चन है और ये ठीक क्वेश्चन भी है क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट आने वाला है ना इसके अंदर, ये कॉन्सेप्ट आगे वाले चैप्टर्स में काम आएगा। एक नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये है केस स्टडी। केस स्टडी पेज नंबर 56 पर है ये, पेज नंबर 56 पर। अच्छा देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझो, बाद में करना बातें। क्वेश्चन बोल रहा है द नॉर्थशायर हॉस्पिटल ट्रस्ट ऑपरेट्स टू टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट एक्सरे स्कैनिंग मशीन, XR1 एंड XR50। ठीक है, हमें लास्ट में ना देखो क्वेश्चन में लिखा है कि ये बताना है कि कौन सी मशीन को यूज करना चाहिए। एडवाइस विच टाइप ऑफ मशीन शुड बी यूज्ड। तो दो मशीन है XR1 XR50। XR1 है ना मशीन 1100 घंटे तक काम कर सकती है, उसके बाद खराब हो जाएगी। ठीक है, और XR1 की बात कर लेते हैं। XR1 को रनिंग करने की जो कॉस्ट लगेगी वो 27,500 लगेंगे। रनिंग कॉस्ट में सब आ गया। ठीक है, मेंटेनेंस, बिजली, रेंट वगैरह सब आ गया इसके अंदर। और एक फिक्स कॉस्ट लगेगी 20,000 रुपए यहाँ पर, जो मशीन को खरीदने में खर्चा हो गया, मान लो ऐसा। तो XR1 में XR1 1100 घंटे काम कर सकती है, जिसकी वेरिएबल कॉस्ट लग रही है 27,500 और जिसकी फिक्स कॉस्ट लग रही है 20,000। अच्छा, XR1 जो मशीन है ना वो ब्रेन स्कैन करती है। ब्रेन स्कैन के लिए यूज किया जाता है इस मशीन को। और इस मशीन में एक्सरे करने के लिए प्लेट लगती है, एक्सरे प्लेट्स लगती है। तुमने भी देखा होगा एक्सरे जब करते हैं तो वो एक्सरे की शीट आती है, वो एक्सरे प्लेट, उसकी कॉस्ट लग रही है यहां पर। एक्सरे प्लेट की कॉस्ट लग रही है कितनी, 40 रुपीज। और एक एक्सरे करने में 4 घंटे लग जाते हैं। मशीन को एक एक्सरे निकालने में 4 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ प्रोसेस अराउंड 10% ऑफ स्कैन प्रोड्यूस ब्लर और यूजलेस। यानी जितना भी वो एक्सरे मशीन एक्सरे निकालती है ना, उसमें से 10% जो एक्सरे है ना वो खराब हो जाते हैं। अच्छा, खराब होने के पीछे जो रीजन है वो प्रोसेस ही है, मशीन में ही खराब हो जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, मान लो वही फ्लोर मिल वाला एग्जांपल ले लो। तुम अपने फ्लोर मिल में जितना इनपुट डाल रहे हो, आउटपुट भी उतना ही आने वाला है क्या? क्योंकि तुम गिरा दोगे आउटपुट को, ऐसा कि तुम उसको बोरी में भर के गिरा दोगे और तुम्हारा आउटपुट कम हो जाएगा। तो फिर जब तुम मिल का काम करोगे तो वो मिल में जब काम करते हो तो वो इधर पूरे हवा में फैलेगा वो, और उसकी वजह से कुछ ना कुछ लॉस होगा ही होगा। तो तुम में से कोई सिटी में रहता है क्या? कोई सिटी, तुम सिटी में रहते हो कहां पे? अच्छा, तो ठीक है, वहां पे है ना। ठीक है, हाँ ठीक है, वहां पे है ना, खजाने लग रास्ते के थोड़ा सा आगे जाओगे ना तो वहां पे बहुत सारी मसालों की दुकानें हैं, मसाले पिसाई का काम होता है वहां पे। अच्छा है ना, उस वही मिलिंग वाला काम है, वो मिलिंग वाला ही काम है। अच्छा, उन दुकानों के आसपास से तुम निकलते हो ना तो तुम्हें वहां पर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहां पर जो वेस्ट है ना, वेस्ट वो निकल रही है। अच्छा, वो वेस्ट निकालने के लिए वो ऐसा करते हैं क्या, जितना मसाला पीसते हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा ऐसे छिड़क देते होंगे, वो वेस्ट है ना प्रोसेस में ही निकल जाता है। ठीक है, अच्छा, ऐसा कोई वेस्ट जो प्रोसेस में ही निकल जाए उसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए नॉर्मल लॉस। जब भी तुम वहां पर कुछ पिसवाने जाते हो या तुम गेहूं भी पिसवाने जाते हो तो वो तुम्हें बोलता है कि अगर तुम 100 किलोग्राम दे रहे हो ना तो वो तुम्हें 100 किलोग्राम का आउटपुट नहीं देगा, वो तुम्हें 97, 98, 99 किलोग्राम का आउटपुट देने वाला। 1-2 किलोग्राम वहां पर वेस्ट होने वाला है। क्या तुम उस वेस्ट को एक्सेप्ट करोगे? तो यहां पर सेम वही चीज है कि हम जितने भी स्कैन्स निकालने वाले हैं ना, वो सारे स्कैन्स में से 10% स्कैन्स हमारे खराब हो जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ,
क्या उन स्कैन्स के लिए जो प्लेट लगेगी उनकी कॉस्ट तो आएगी ना? अच्छा, वो कॉस्ट सारे स्कैन्स पर लगेगी या जो सही स्कैन्स आया, जो सही स्कैन आया उस पर ही काउंट होगी वो कॉस्ट, खराब वाली कॉस्ट भी? जैसे कि तुम अगर 100 किलोग्राम का इनपुट दे रहे हो और तुम्हारा 98 किलोग्राम का आउटपुट आ रहा है, और जिसमें है ना 100 किलोग्राम से आउटपुट निकालने में तुम्हें 2000 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो 2000 रुपए का जो खर्चा होगा तुम इस 98 किलोग्राम के हिसाब से चार्ज करोगे या 100 किलोग्राम के हिसाब से चार्ज करना स्टार्ट करोगे? क्योंकि तुम 98 किलोग्राम का आउटपुट निकाल रहे हो तो 98 किलोग्राम ही तो बेच पाओगे, तो जो कॉस्ट चार्ज करोगे वो 98 किलोग्राम पे ही तो चार्ज कर पाओगे तुम, कि भाई तुम्हारी कॉस्ट कितनी आ रही है 98 किलोग्राम के हिसाब से ही चार्ज करोगे। तो सेम यहां पर भी ये कॉन्सेप्ट है कि हम यहां पर जो वेस्ट है ना उसकी जो कॉस्ट लगेगी, उस कॉस्ट की जब हम पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे ना तो हम उसको जो एक्चुअल में आउटपुट आ रहा है ना उसके हिसाब से निकालेंगे। तो XR1 मशीन कितने घंटे काम कर सकती है? 1100 घंटे। एक स्कैन में लगते हैं कितने घंटे? 4 घंटे। और 10% उसके आउटपुट जो आते हैं ना वो खराब हो जाते हैं। आने तो पॉइंट्स में आने तो क्या हो गया। अच्छा देखो, XR1 के लिए बात कर लेते हैं, फिर XR50 की बात करेंगे। फॉर XR1 ठीक है। XR1 के लिए रनिंग आवर्स दिए हुए हमको क्वेश्चन में। रनिंग आवर्स है हमारे 1100 घंटे। रनिंग आवर्स है 1100 घंटे, ठीक है। स्कैन में टाइम लगता है 4 घंटे। तो हम कितने स्कैन निकाल पाएंगे? नंबर ऑफ स्कैन्स कितने आ जाएंगे हमारे? 275। तो हमने इसको किया 1100 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएंगे हमारे 275 स्कैन्स। क्या ये सारे स्कैन हम सेल कर पाएंगे? नहीं, इसमें से 10% हमारे खराब हो जाएंगे, तो माइनस हो जाएंगे हमारे, इसको बोल देते हैं हम नॉर्मल लॉस। ये जो हमारा ब्लर्ड आउटपुट आने वाला है ना उसको हम नॉर्मल लॉस बोल देते हैं। तो नॉर्मल लॉस हो जाएगा 10% दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 27.5 हो जाएगा ये। नहीं, लॉस, नॉर्मल लॉस तो 27.5 का ही होगा ना। नॉर्मल लॉस होगा 27.5 का। नॉर्मल लॉस होगा 27.5 स्कैन्स का। और हमारा जो आउटपुट है वो कितना निकल कर आएगा? आउटपुट निकल के आएगा 247.5 स्कैन्स का। ये हमारा आउटपुट निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी कॉस्ट बना लेते हैं एक बार इसके लिए। कॉस्ट बना लेते हैं। तो कॉस्ट बनाएंगे तो पर्टिकुलर्स और अमाउंट, फिर एवरेज कॉस्ट निकाल देंगे हम। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, और लास्ट में हम एवरेज कॉस्ट निकाल देंगे। सबसे पहले एक तो हमारी देखो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारी एक तो प्लेट्स लग रही है, प्लेट्स लग रही है 40 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। एक तो हमारी प्लेट्स लग रही है 40 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। अच्छा, कितने स्कैन किए होंगे हमने? 275 स्कैन किए होंगे ना। प्लेट तो हमने 275 स्कैन्स में लगाई होगी ना। तो प्लेट अगर 275 स्कैन्स में लगाई है तो हमारी जो कॉस्ट भी निकल के आएगी वो 275 स्कैन्स के हिसाब से निकल कर आएगी। एक मिनट रुको, ये काम नहीं कर रहा अभी। अरे यार क्या है। अच्छा, प्लेट्स लगाई हमने 275 स्कैन्स में,
और एक प्लेट की कॉस्ट थी 40 रुपीज, तो हमारी 11,000 रुपए की प्लेट्स लग गई। ठीक है। अच्छा, एक हमारी लग रही है इसमें वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट लग रही है 27,500 की, तो उसको डायरेक्ट लिख देते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट लग रही है, प्लेट्स डायरेक्ट मटेरियल है, 27,500। ठीक है। और एक हमारी फिक्स कॉस्ट लग रही है यहाँ पे 20,000 की, तो एक हमारी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 20,000 की। तो अगर हम XR1 मशीन को यूज करेंगे ना, तो XR1 मशीन को यूज करने पर हमारा टोटल खर्चा कितना लगेगा? हमारी टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी? 58,500। XR1 मशीन को यूज करने पर हमारी टोटल कॉस्ट लगेगी 58,500। टोटल कॉस्ट लगेगी 58,500। अच्छा, लेकिन XR1 मशीन आउटपुट कितना दे पा रही है? तो पर यूनिट स्कैन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट निकाली तो ये आ गई हमारे पास में 236.36। तो हमारे पास पर यूनिट की कॉस्ट आ गई 236.36। अच्छा, पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए, पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए हमने क्या किया? जो टोटल कॉस्ट आ रही है उसको डिवाइड कर दिया। कितने से? कितने से डिवाइड किया? जितना आउटपुट दिया उससे तो डिवाइड करोगे 247.5 से। तो हम है ना इसकी भी एक बार कैलकुलेशन लिख देते हैं। यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए, यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए 58,000 को हमने डिवाइड कर दिया, 58,500 है, 58,500, 58,500 है, 500, हाँ 500 है। ये क्या हो रहा है कि ये सही तरह से काम नहीं कर रहा ना, तो बार बार ये आ जाएगी अपनी 247.5 स्कैन्स, तो यह जाएगा 236.36 पर स्कैन। अच्छा, एक बात बताओ, क्या इसमें तो इस डेटा में तुम्हें कोई दिक्कत है? नहीं। नोट डाउन कर लो एक बार तो ये XR1। फिर XR50 वाला है ना, मैं तुम्हें समझाता हूं, तुम खुद करना उसको। XR50 वाले को, XR1 वाला कंप्लीट करो एक बार। चैप्टर खत्म हो जाएगा, कॉन्सेप्ट तो आगे वाले चैप्टर्स में भी काम आएगा। बार बार हम कॉस्ट शीट तो बनाएंगे। जैसे अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे जॉब कॉस्टिंग, उसमें भी कॉस्ट शीट बनती है। ये वाला अभी तो 7 नंबर का आएगा, क्वेश्चन आएगा, आएगा तो, है ना। 16 चैप्टर है, 7 या 8 क्वेश्चन ही आएंगे तुम्हारे। 16 में से 7 या 8 क्वेश्चन ही आएंगे। हाँ, कॉस्ट शीट बन जाती है। अभी जैसे एक ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पढ़ोगे, उसमें भी कॉस्ट शीट जैसा ही कॉन्सेप्ट है, उसमें भी सारी कॉस्ट लिखी जाती है। जैसे यहां पर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिख रहे हैं ना, वहां पर हम फिक्स्ड और वेरिएबल लिखते हैं बस। एक कॉलम बनाते हैं फिक्स का, एक बनाते हैं वेरिएबल का, बस उसमें ऐसा चलता है। तो ये तो चलता ही रहेगा ये सब। हो गया ये कंप्लीट? अच्छा है ना, दूसरी वाली जो मशीन है ना XR50, उसका डेटा बता दूं। कर लिया क्या ये कंप्लीट सबने? रुको रुको, XR50 है ना, XR50, XR50 2000 घंटे काम कर रही है। अच्छा ध्यान से देखना, XR50 काम कर रही है 2000 घंटे। वेरिएबल कॉस्ट लग रही है 64,000 और फिक्स कॉस्ट लग रही है 97,500। लेकिन वो 2000 घंटे काम करके, देखो यहां पे लिखा हुआ है XR50 2000 घंटे काम करती है, लेकिन एक स्कैन निकालने में उसको 1.8 आवर्स लगते हैं। तो नंबर ऑफ स्कैन ज्यादा निकाल पाएगी ना वो, क्योंकि पहले वाली मशीन है वो एक स्कैन निकालने में 4 घंटे लगा रही थी, ये 1.8 आवर्स लगाएगी, तो नंबर ऑफ स्कैन ज्यादा निकल जाएंगे। 1111, हाँ ठीक है, 1111.11 ऐसा कुछ आएगा इसमें। उसमें से रिजेक्शन रेट जो होगी ना वो 6% है।
तो 6% हमारा नॉर्मल लॉस हो जाएगा। तो हमारा आउटपुट निकाल दोगे? तो देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रनिंग आवर्स है हमारे पास में, रनिंग आवर्स है 2000, रनिंग आवर्स है 2000। एक मिनट रुको, सब चीजें पहले तो ये देख लो। स्कैन में टाइम लग रहा है 1.8 आवर्स पर स्कैन, 1.8 आवर्स पर स्कैन। अच्छा, इस हिसाब से नंबर ऑफ स्कैन्स कितने निकाल देंगे? ठीक है, नंबर ऑफ स्कैन्स निकाल देंगे 1,111.11, इतने स्कैन्स आ जाएंगे हमारे पास में। ठीक है, माइनस हमारा कुछ लॉस हो जाएगा 6% का, नॉर्मल लॉस हो जाएगा हमारा 6% का, 66.66, 1044.44 हमारा आउटपुट आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा हमारा 1044.44। ये हमारा आउटपुट आएगा। अच्छा, आगे देखो, इस क्वेश्चन में हमें 3 कॉस्ट चाहिए, फिक्स्ड, वेरिएबल और एक प्लेट वाली कॉस्ट। अच्छा देखो, फिक्स कॉस्ट गिवन है अपने को, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, और प्लेट जो लग रही है ना वो 55 रुपीज पर स्कैन वाली प्लेट लग रही है यहां पर। तो हमारे ये जो 55 रुपीज काउंट होंगे, ये 111.11 पर होंगे या 104.44 पर होंगे, है ना, जिसमें 4 टाइम्स 1.11 आ रहा है उस पर काउंट होगी ये वाली कॉस्ट। ठीक है, कर लो, कैलकुलेट कर लो कॉस्ट की कैलकुलेशन। 64,97,500। अच्छा देखो, तुमने कैलकुलेशन की सबसे पहले प्लेट्स की, प्लेट्स लग रही है 0.11 और इंटू 55, इंटू 55 तो 61,111। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट लग रही है अपनी, वेरिएबल कॉस्ट लग रही है 64,000 की, और एक हमारी फिक्स कॉस्ट लग रही है 97 या 94 था, 97,500 था, तुम सही थे, 97,500 लग रही है। तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी निकल कर आई? 2,06,11, ये हमारी टोटल कॉस्ट निकल कर आई है। अच्छा, अगर पर यूनिट कॉस्ट निकालनी हो तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी निकल कर आएगी? डिवाइड बाय किससे करोगे? 1044.44 से। पर यूनिट कॉस्ट कितनी निकल कर आएगी? 213 पॉइंट, ठीक है, ये कॉस्ट निकल के आई। क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि दोनों में से कौन सी मशीन को यूज करना चाहिए, XR1 को, XR50 को। XR1 का खर्चा तो 58,000 रुपए का ही लग रहा है, और यहाँ पे तो 2,22,000 रुपए का खर्चा लग रहा है। हाँ, अब यहां पर है ना, एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पहले भी आता था, तब ये वाली लाइन लिखी भी नहीं थी। एडवाइस विच टाइप ऑफ मशीन शुड बी यूज्ड। आगे देखो लिखा हुआ है, अज्यूम दैट सफिशिएंट कैपेसिटी इज अवेलेबल ऑन बोथ टाइप ऑफ मशीन्स। मतलब ये है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कोई सी भी मशीन दे दो, हम उसकी कैपेसिटी को यूज कर लेंगे। तो XR1 दोगे वो भी हमारी कैपेसिटी यूज हो जाएगी, और XR50 दोगे तो वो भी हमारी कैपेसिटी यूज हो जाएगी। तो अभी हमें है ना फिर पर यूनिट पर जाना पड़ेगा, क्योंकि हम फिर XR50 को यूज करेंगे, क्योंकि उसकी कॉस्ट आएगी XR1 से कम। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा था विच मशीन शुड बी यूज्ड, तो लास्ट में लिख दो, लास्ट में लिख दो XR50 मशीन, XR50 शुड बी यूज्ड, लास्ट में लिख दो मशीन XR50 शुड बी यूज्ड, मशीन XR50 शुड बी यूज्ड, मशीन XR50 शुड बी यूज्ड। दिक्कत नहीं, कंप्लीट है। मशीन XR50 should be used. सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है।
और ये अपना चैप्टर भी कंप्लीट है। चलो और फिर है ना, अपन कल वाली क्लास में कंटिन्यू करते हैं नया वाला चैप्टर। वैसे तो मिलता जुलता ही चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो हम पढ़ेंगे जॉब कॉस्टिंग पढ़ेंगे, वैसे तो मिलता जुलता ही है, हम तो स्टार्ट भी कर सकते हैं। जॉब कॉस्टिंग फाउंडेशन, अरे नहीं यही तो बनते हैं उसमें, कॉस्ट शीट ही तो बनती है उसमें जॉब कॉस्टिंग के अंदर, कुछ खास नहीं है उसके अंदर। जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है कि यहां पर हम पूरी कॉस्ट निकाल देते हैं, वहां पर एक एक जॉब की कॉस्ट निकाली जाती है अलग अलग, बस तरीका यही होता है उसमें। हाँ एक जॉब का किया था वैसा ही करेंगे अपन, उसमें सारे एक, पहले तो सारे पूरी कॉस्ट दी हुई होगी कि पूरी कॉस्ट कितनी लगी पूरे महीने की, फिर एक एक जॉब की कॉस्ट निकालेंगे अपन कि एक जॉब के लिए कितनी कॉस्ट लगी, दूसरी जॉब के लिए, क्योंकि हर एक जॉब में किसी में कम टाइम लग रहा होगा, किसी में ज्यादा टाइम लग रहा होगा, तो हर एक जॉब के लिए अलग अलग कॉस्ट निकाली जाएगी उसके अंदर। क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है ना, करना ही पड़ेगा। हाँ शॉर्टकट है ना, कैलकुलेटर में कर लो और लिखाना फाइनल आंसर बस, तो वो भी तुम्हारे कैलकुलेटर में करके आंसर निकाल के वो दे देगा नंबर। अब जितने भी देगा दे तो देगा, एक आधा नंबर तो दे ही देगा, और क्या। शॉर्टकट तो यही, कैलकुलेटर में जल्दी से सॉल्व हो जाता है, बस कैलकुलेटर में करके छोड़ दो।